नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्य। मैं आपका शिक्षा हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। यह चैनल संपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ख़ासकर यह चैनल यूपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए लाखों परीक्षार्थी बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में सफलता पाकर अपने सपनों की उड़ान को पूरा करते हैं। तो आज मैं उसी विषय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी उपलब्ध हैं, लेकिन कई जगह अभिव्यक्ति का फ़र्क रहता है, लोगों को समझने में कुछ समस्याएं आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ अभिव्यक्ति के जरिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँ। शिक्षाहिंदी.com एक वेबसाइट बनाई गई है मेरे द्वारा, जो कि यूपीएससी परीक्षा को मुख्य केंद्रित करते हुए बनाई गई है। इसमें आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू वोकैब, महत्वपूर्ण खबरों के साथ में यूपीएससी टॉपर्स की बायोग्राफीज़ और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही में मैं ऐसे लिखने के लिए भी इस पे काम कर रहा हूँ, तो आगे आपको इसे भी इस पे मिलेंगे। इसलिए अगर आप परीक्षा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को अच्छे से जानना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा, अपने विषय पे आऊँगा और यूपीएससी की बात करूंगा। यूपीएससी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो आज उनको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा। यूपीएससी आर्टिकल 315 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसके लिए लाखों परीक्षार्थी तैयारी करते हैं और उसको निकालने के लिए लालायित रहते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो अपनी सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं। तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरह से इस परीक्षा को, समय को बचाते हुए और इसका इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाए और किस तरह परीक्षा को निकाल कर अपने सपनों की उड़ान भरी जाए। आज मैं बात करूंगा उसकी कुछ बेसिक्स की, कि कैसे और क्या परीक्षा रहती है, क्या पैटर्न रहता है। तो आज मैं बताऊंगा कि यूपीएससी में 3 कैटेगरीज में जो हमारी कास्ट होती हैं, जैसे जनरल और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो जो जनरल के लिए जो उम्र निर्धारित करी गई है वो 21 से 32 निर्धारित की गई है। और इस बीच जनरल कैटेगरी वाले 6 अटैम्प्ट्स अपने दे सकते हैं। कई लोग 1 अटैम्प्ट में भी निकालते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग 1 से 2 अटैम्प्ट में निकालें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ करना है। इसलिए ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, वो 21 से 35 साल के बीच में कर दिया गया है। और इनके अटैम्प्ट्स की भी संख्या कुछ बढ़ा दी गई है, जो कि 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। लेकिन अगर बात करें SC ST की, तो इनके अटैम्प्ट्स की कोई संख्या नहीं है। इनके ये कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं और इनकी उम्र भी 21 से 37 साल, यानी ओबीसी से भी 2 साल आगे कर दी गई है। कई जगह प्रश्न रहता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या किया जाए सर, कि मेरे पास कई सारे प्रश्न आते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी सर, क्या मैं बीएससी पास हूँ, या मैं बीए पास हूँ, या मैं 2nd डिवीजन हूँ, या मेरे इतने नंबर हैं, तो क्या मैं ये परीक्षा दे सकता हूँ। तो मैं कहूँगा जी हाँ, आप बिल्कुल ये परीक्षा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी विषय में टॉप किए हों, या आप 80% से ऊपर या 90% से ऊपर टॉप 100 की लिस्ट में इस तरह से आए हों तभी आप यह परीक्षा दें, या बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल ग्रेजुएशन पास करता है वह यह एग्ज़ाम को दे सकता है। और यह भी नहीं कि यह व्यक्ति कोई टॉपर ही इसका एग्ज़ाम को निकाल सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कई सारी गतिविधियों को या कई सारी चीज़ों को, या कहा जा सकता है मानसिक क्षमता को किस तरह से रेगुलेट करना है, यह सिखाया जाता है। अगर आप इस एग्ज़ाम के रास्ते में भी हैं तो अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं भी पाते हैं तब भी आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे हैं तो वाकई में आप इसका सिलेक्शन लेके ही जाएंगे। तो मैं बात करूँगा कि क्या क्या पेपर का क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से पेपर रहते हैं और कितने मार्क्स का पेपर रहता है। तो इसमें ओनली पासिंग मार्क्स, देखिए ग्रेजुएशन में आप ओनली पासिंग मार्क्स से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक प्रिलिमिनरी, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, एक मेंस जो कि मुख्य परीक्षा होती है, और एक होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सिर्फ आपको परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए, यानी मेंस की परीक्षा देने तक के लिए ही सीमित हैं। जो मेन नंबर रहते हैं वो मुख्य परीक्षा के रहते हैं, जिनका जो पूर्णांक होता है वो 1750 होता है। उसके बाद में बात आता है इंटरव्यू की, जो कि 275 अंकों का होता है। तो जब प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। एक तो इसमें
पहला पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है, जो कि 200 नंबर्स का होता है, जिसमें ज़रूरी कुछ महत्वपूर्ण और वो भी ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स आते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव करना होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं 200 नंबर के। और दूसरा CSAT का पेपर होता है, जिसमें करीब 80 क्वेश्चन रहते हैं, और यह भी पेपर 200 नंबर का ही रहता है, वो 200 नंबर्स का ही रहता है। तो अगर मैं बात करूं CSAT की, तो इस परीक्षा में भी आप बहुत ही आसानी से, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमको मैथ्स नहीं आती सर, CSAT कैसे निकालें, तो अगर आप मैथ या कुछ विषयों को किनारे भी रख सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं 80 में 33%, तो करीब 27 क्वेश्चन आपको इसके चाहिए करने के लिए। तो 27 क्वेश्चन आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट के कर सकते हैं और आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। इसमें आपको PhD करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आगे मैं बात करूंगा CSAT के बाद में, अगर नंबर आता है CSAT के बाद और ये प्रीलिम्स के बाद में आप क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस के लिए। मेंस जो कि मेन परीक्षा है, इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, इसमें आपको लिखना पड़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसका जो 1750 नंबर्स का पैटर्न होता है, उसके बारे में कुछ मैं बेसिक डिटेल दे दूंगा। इसमें क्या रहता है कि 2 पेपर्स कंपलसरी रहते हैं, एक तो इंग्लिश का और एक कोई भी आप क्षेत्रीय भाषा जो कि हमारे संविधान में मेंशन्ड है उसका पेपर आप दे सकते हैं। और दोनों पेपर्स का जो रहता है वो 300 नंबर्स का रहता है। और मैं बात करूं कि इसके अलावा जो पेपर्स रहते हैं, GS के पेपर्स रहते हैं, GS 1, 2, 3, 4 करके पेपर्स रहते हैं, ये सारे पेपर रिटर्न्स होते हैं। और इनका जो नंबर्स का पूर्णांक होता है, ये प्रत्येक पेपर्स का GS 1, 2, 3, 4 का 250, यानी 250 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा 1000 नंबर्स का पूरा GS 1, 2, 3, 4 का पैटर्न होता है। ये पूरा ही रिटर्न होता है, इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। और इसमें आपको एक ऑप्शनल भी चूज करना पड़ता है। जैसे कई बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी विषय की अगर अच्छी जानकारी रखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हुआ। कई लोग कहते हैं कि सर मैंने BA में ये पेपर ये या BSc में मेरा मैथ था, लेकिन मैं मैथ नहीं करना चाहता आगे, क्योंकि मेरी मैथ इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा नंबर ला सकूं। तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो इसमें दूसरी कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो ग्रेजुएशन में किया हो वही आपका काम है या वही आप लें तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। कई ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जिन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को 2 बार चेंज करके परीक्षा का मूल्यांकन किया और परीक्षा को में अच्छे नंबरों से पास किया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चंस पेपर को उठाएं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, या उसको देखें कि क्या आप इसमें इंटरेस्ट लाते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप उस विषय को अपने ऑप्शनल के लिए चूज कर सकते हैं और आप इस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो आता है 275 नंबर का इंटरव्यू का। कई लोग कहते हैं कि सर मेरा नंबर कम है, क्या मैं इसके लिए आगे मेरे पास सवाल आएंगे कि क्या आपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड या मैंने ग्रेजुएशन में बहुत पढ़ाई नहीं की, बस जैसे तैसे पास हो गया, तो क्या इसके लिए मुझे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं नहीं बता पाया तो क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या का सामना आपको तब करना पड़ता है जब आप ईमानदारी से जवाब नहीं देते। यहाँ पर आपको ईमानदारी से जवाब देना है, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया सेलेक्ट होने का है, आपकी मेहनत का क्राइटेरिया है, वो आपका पहले ही मेंस में लिख के आपने साबित कर दिया है। ये 275 नंबर का इंटरव्यू ये सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति को चेक करने के लिए किया जाता है, आपकी बातचीत को देखने के लिए किया जाता है। इसमें आपका कोई भी सिलेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, क्योंकि आपने 1750 नंबर्स का एग्ज़ाम पहले से क्वालिफाई करके रखा है, तभी आप उस क्राइटेरिया में वहाँ तक पहुँचे। तो अगर कई बार अगर मेंस में बहुत नंबर अच्छे आ जाते हैं तो इंटरव्यू बहुत पूरी तरह से भी निगलेक्ट कर देते हैं लोग। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू अगर मेंस में कुछ कम नंबर रह गए तो इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत के प्रयास किए जाते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप ईमानदारी से जवाब देते हैं कि आपने क्यों आपकी ग्रेजुएशन में नंबर नहीं रहे, क्यों आप बस इस तरह से चीज़ें अगर रहीं, तो आप बिल्कुल भी इस पेपर को निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा मेरा ये एनालिसिस था, मैंने इस पेपर के बारे में आप लोगों को अवगत कराया। आप मुझे बताइएगा अगर इसके बारे में कोई और जानकारी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि परीक्षा के पहले कैसे समय प्रबंधन से 1 साल में इस परीक्षा को निकालें, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें और स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, इसके बारे में कैसे वैकल्पिक विषयों का चयन करें, कैसे जो 30% लगभग इस तरह के ऑप्शन रहते हैं प्रीलिम्स के, जो कि
पेपर क्वेश्चंस में ही लग जाता है, तो आप उसको कैसे पास करें, इन चीज़ों को भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता रहूं। धन्यवाद।